गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने 1919 के अधिनियम पर विचार किया था और हमने देखा था कि इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी कि प्रांतों को दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला संरक्षित विषय जो रिजर्व सब्जेक्ट्स के नाम से जाना जाता है और दूसरा हस्तांतरित विषय। संरक्षित विषयों को गवर्नर की कार्यकारी परिषद के अधीन किया गया था। इन विषयों पर प्रांतीय विधानसभाओं का नियंत्रण नहीं था। हस्तांतरित विषयों पर विधानसभाओं के मंत्रियों द्वारा प्रशासन किया जाना था। ये मंत्री विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी थे। संरक्षित विषयों में प्रमुख थे पुलिस, न्याय व्यवस्था, वित्त, सिंचाई, भू राजस्व, शांति व्यवस्था, उद्योग, जेल आदि। जबकि हस्तांतरित विषय में आते थे सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, स्थानीय प्रशासन आदि। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना इस उद्देश्य को ली गई थी कि भारतीयों को चरणबद्ध तरीके से शासन में भाग लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। भारतीय भी इस व्यवस्था से काफ़ी उत्साहित थे, किंतु जब इस व्यवस्था का क्रियान्वयन हुआ तो भारतीयों को इससे काफ़ी निराशा हुई, क्योंकि उन्होंने पाया कि इस व्यवस्था में कर्तव्य अधिक हैं, उत्तरदायित्व अधिक हैं, लेकिन अधिकार बहुत ही कम हैं। अतः ये व्यवस्था बहुत अधिक समय तक नहीं चल सकी और असफल हो गई। इस व्यवस्था के असफल होने के अन्य कारण भी थे जिन पर हम विचार करते हैं और हम पाते हैं कि यह इसलिए भी असफल हो गई क्योंकि भारतीय मंत्रियों को इस व्यवस्था के द्वारा धन की बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें कृषि, शिक्षा, सार्वजनिक सेवा आदि के विभाग सौंपे गए थे जिनमें धन की बहुत आवश्यकता थी, परंतु अर्थ विभाग सुरक्षित विषय था जो काउंसिल के एक सदस्य के अधिकार में था। प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में सुरक्षित और हस्तांतरित विषयों के लिए धन का बंटवारा किया जाता था और उसमें हस्तांतरित विषयों के लिए बहुत कम धन प्राप्त होता था, क्योंकि काउंसिल और गवर्नर सुरक्षित विषयों को अधिक मान्यता देते थे। इस कारण भारतीय मंत्रियों को अपने विषयों पर व्यय करने हेतु सर्वदा धन की कमी रहती थी और वे अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाते थे। दूसरा कारण इसकी असफलता का ये था कि भारतीय लोक सेवा के उच्च पदासीन व्यक्तियों पर भारतीय मंत्रियों का कोई अधिकार न था। ये पदाधिकारी अधिकांशतः अंग्रेज थे और शासन के विभागों की नीति को निर्धारित करने में भाग लेते थे। वे भारतीय मंत्रियों के विचारों और नीतियों की अधिकांशतः अवहेलना कर दिया करते थे, क्योंकि इनकी पदोन्नति, स्थानांतरण, नौकरी आदि के लिए गवर्नर उत्तरदायी था। भारतीय मंत्री इनको किसी भी प्रकार अपने अधिकार में नहीं रख सकते थे। इन पदाधिकारियों को सीधे गवर्नर से मिलने का अधिकार था और यदि कोई भारतीय मंत्री इनके विरुद्ध कुछ करना चाहता तो नहीं कर सकता था, क्योंकि गवर्नर के अतिरिक्त इनकी सुरक्षा भारत सचिव भी करता था। इस प्रकार भारतीय मंत्रियों को अपने अधीन शासन अधिकारियों पर नियंत्रण का अधिकार न था। ऐसी स्थिति में मंत्रीगण अपनी इच्छानुसार अपने विभाग का शासन करने में सर्वथा असमर्थ थे। अन्य कारण जब हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि द्वैध शासन द्वारा प्रांतीय शासन को दो भागों में बांट दिया गया था, जिस पर व्यवहारिक रूप से कार्य करना असंभव था। सुरक्षित विभाग काउंसिल के सदस्यों के हाथों में थे जो केवल गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे, और हस्तांतरित विभाग भारतीय मंत्रियों के हाथों में थे जिनसे आशा की जाती थी कि वे प्रांत की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे।
इस प्रकार शासन को उत्तरदायित्वहीन और उत्तरदायित्वपूर्ण भागों में स्थापित किया गया था, जिनमें सहयोग असंभव था। काउंसिल के सदस्य और भारतीय मंत्री मिलकर कार्य नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों की स्थिति पृथक थी और दोनों के दृष्टिकोण में अंतर था। चौथा कारण जो हम देखते हैं वो था भारतीय मंत्री अनेक बातों के लिए गवर्नर पर निर्भर करते थे। गवर्नर ही उनकी नियुक्ति करता था, गवर्नर ही उन्हें मनोनीत सदस्यों की सहायता दिला सकता था और गवर्नर ही उनके विभागों के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में धन दिला सकता था। इस कारण भारतीय मंत्री गवर्नर को प्रसन्न करने के लिए अधिकांशतः उसी का साथ देते थे और निर्वाचित सदस्यों का जो व्यवस्थापिका सभा में थे कम ध्यान रखते थे। यह 1919 के सुधारों के लक्ष्य के विरुद्ध था, जिसका उद्देश्य एक सीमित मात्रा में उत्तरदायी शासन को स्थापित करना था। इसके अतिरिक्त मंत्रियों के लिए यह अत्यंत दुष्कर कार्य था कि वे एक तरफ तो गवर्नर और उसकी काउंसिल के सदस्यों को प्रसन्न रखते और दूसरी तरफ व्यवस्थापिका सभा के निर्वाचित सदस्यों को भी प्रसन्न रखते। अंतिम कारण जो हम इस व्यवस्था का देखते हैं वो ये था कि भारतीय मंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना पर भी कार्य नहीं करते थे। गवर्नरों ने मंत्रियों का चुनाव विभिन्न दलों से किया था और वे स्वयं मंत्रियों से सामूहिक रीति से कार्य नहीं कराना चाहते थे। इस मंत्री स्वयं एक दूसरे का विरोध करते थे, जिसके कारण उनकी स्थिति गवर्नर और काउंसिल के सम्मुख अधिक दुर्बल हो जाती थी। इन कारणों से 1919 के सुधार अपने लक्ष्य की पूर्ति में असमर्थ रहे। धन्यवाद।